My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ कक्षाओं में हम सभी लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर अर्थात दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड द्वितीय वर्ष से संबंधित जो छठा और सातवां पेपर है कोर्स 6 एंड 7 दैट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण की विधियां, उससे संबंधित कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर रहे हैं जो कि सभी शिक्षण विषयों के लिए उपयोगी है, जो कि पेडागोजी ऑफ ऑल स्कूल और ऑल टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की क्लास में हम सभी लोग 35 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। आज तक हम सभी लोगों ने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया है इस पेपर या कोर्स 6 एंड 7 से रिलेटेड। आज हम लोग 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास और करेंगे। को आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। आज के लिए जो आपका पहला प्रश्न होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 101, क्योंकि इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने 100 प्रश्नों का अभ्यास, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर लिया। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 101। द क्वेश्चन इज माइक्रो टीचिंग वाज स्टार्टेड इन, अर्थात जो सूक्ष्म शिक्षण है इसकी शुरुआत हुई थी, कहां से हुई थी यह प्रश्न है। एंड योर ऑप्शंस आर ए कोलंबिया यूनिवर्सिटी या कोलंबिया विश्वविद्यालय, बी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, एंड डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ, सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कोलंबिया विश्वविद्यालय नहीं, कैम्ब्रिज भी नहीं, ऑक्सफोर्ड भी नहीं, कहाँ से हुआ है? फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत हुई थी। माइक्रो टीचिंग वाज स्टार्टेड इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 102, प्रश्न संख्या 102 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इज अलॉटेड बाय NCERT फॉर 5 स्टेप्स माइक्रो टीचिंग, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के 5 सोपानों या 5 चरणों के लिए NCERT द्वारा कितना समय आवंटित किया जाता है। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो NCERT के द्वारा माइक्रो टीचिंग के जो 5 स्टेप्स हैं उसके लिए कितना समय आवंटित किया गया है, यह प्रश्न है। और आपके ऑप्शंस हैं ए 6 मिनट, बी 12 मिनट, सी 30 मिनट्स एंड डी 36 मिनट्स। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, 5 सोपानों या 5 स्टेप्स के लिए, अर्थात माइक्रो टीचिंग की जो पूरी साइकिल है, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इंडियन कंडीशंस में जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें NCERT का जो रिकमेंडेशंस है उसके अनुसार जो माइक्रो टीचिंग की साइकिल के लिए ड्यूरेशंस निर्धारित किया गया, जो समय निर्धारित किया गया है 5 स्टेप्स के लिए, वो कितना समय, यह प्रश्न है। कितना है? 6 नहीं, 12 नहीं, 30 नहीं, बल्कि क्या है 36 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। सो इन दिस वे द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, प्रश्न संख्या 103, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। द क्वेश्चन इज बेंजामिन एस ब्लूम एंड हिज कलीग्स हैव डिवाइडेड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, या बेंजामिन एस ब्लूम और उनके सहयोगियों ने शैक्षिक उद्देश्यों को विभाजित किया है। योर ऑप्शंस आर ए कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक, बी अफेक्टिव या भावात्मक, सी साइकोमोटर या मनोचालक, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोगों ने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ी थी उसमें देखा था कि बेंजामिन एस ब्लूम दैट इज BS ब्लूम एंड अदर्स, उनके सहयोगियों के द्वारा जो
शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, उसमें एक डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन या संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन या मनोचालक पक्ष। तो इस तरह से देखा जाए तो ये तीनों पक्ष जो है बेंजामिन येस ब्लूम और उनके सहयोगियों द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है उसमें तीनों के तीनों डोमेन है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों वह के जो है वह सही उत्तर है, सही विकल्प है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, प्रश्न संख्या 104 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन इज टीचिंग इज अ प्रोसेस, शिक्षण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? योर ऑप्शंस आर यूनिपोलर और एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, बी बाइपोलर प्रोसेस या द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, सी ट्राइपोलर प्रोसेस या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, एंड डी इज लीनियर प्रोसेस या लीनियर रेखीय प्रक्रिया है या फिर लीनियर प्रोसेस है। तो यहाँ पे प्रिय विद्यार्थी जो टीचिंग है या जो शिक्षण का कार्य है वो एक ध्रुवी है या द्विध्रुवी है या त्रिध्रुवी है या लीनियर है? यह प्रश्न है, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसके बारे में हम सब लोग पढ़े भी हैं कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है, जो टीचिंग प्रोसेस है वह एक ध्रुवी नहीं हो सकती, अर्थात उसमें सिर्फ एक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। द्विध्रुवी और त्रिध्रुवी इस दोनों में से कोई एक आंसर आपका सही होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। अब यहाँ पे बात आती है तो टीचिंग में आप देखिए एक तो टीचर होता है, दूसरा एक शिक्षक होता है, एक टीचर या शिक्षक होता है, दूसरे स्टूडेंट्स या विद्यार्थी होते हैं, तीसरा जो होता है उन दोनों को आपस में जोड़ने का एक एनवायरनमेंट होता है, करिकुलम होता है, पर्यावरण होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो टीचिंग है वो टीचिंग क्या हो गया? टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम और एनवायरनमेंट। तो इस तरह से थ्री पोलर या ट्राइपोलर प्रोसेस है या फिर त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है टीचिंग। तो इस तरह से हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस या शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। प्रिय विद्यार्थियों इसी के संबंध में जॉन डीवी जी का स्टेटमेंट है। जॉन डीवी ने कहा है कि एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेटर, अर्थात शिक्षक होता है, एजुकेटर होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, एंड द सोशल एनवायरनमेंट अर्थात सामाजिक पर्यावरण होता है, करिकुलम होता है। इन तीनों के बीच का इंटरेक्शन है शिक्षा की प्रक्रिया। तो इस तरह से शिक्षण की जो प्रक्रिया है विद्यार्थियों क्या है? इट इज नॉट यूनिपोलर, नॉट बाइपोलर, बट इट इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 105, प्रश्न संख्या 105 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है फिर विद्यार्थियों। द क्वेश्चन इज अ पीपल टीचर स्टार्ट्स टू प्रेजेंट लेसन प्लान, अर्थात एक पीपल टीचर जो है, एक छात्राध्यापक जो होता है वह पाठ योजना प्रस्तुत करना प्रारंभ करता है या शुरू करता है। योर ऑप्शंस आर ए रिकैपिचुलरी क्वेश्चंस अर्थात पुनरावृत्ति के प्रश्नों से, बी ड्रिल क्वेश्चन या अभ्यास के प्रश्नों से, सी डेवलपमेंटरी क्वेश्चन या विकासात्मक प्रश्नों से, एंड डी एप्लीकेशन क्वेश्चन या अनुप्रयोग प्रश्नों से। प्रिय विद्यार्थियों जब एक पीपल टीचर या छात्राध्यापक लेसन प्लान को एग्जीक्यूट करना, पढ़ाना प्रस्तुत करता है, उसका प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करता है, तो किस प्रकार के प्रश्नों की सहायता से, किस प्रकार के प्रश्नों को पूछ करके अपने क्लास को आगे बढ़ाता है, इस प्रश्न का यही मतलब है। तो क्या पूछता है? रिकैपिचुलरी क्वेश्चन या पुनरावृत्ति के प्रश्न तो स्टार्टिंग में होगा नहीं, ये बाद में होता है। ड्रिल क्वेश्चन या अभ्यास के प्रश्न भी नहीं होंगे क्योंकि कुछ कराने के बाद अभ्यास ड्रिल कराया जाता है, और एप्लीकेशन क्वेश्चन या अनुप्रयोग प्रश्न भी नहीं होंगे क्योंकि पहले कुछ बताया जाएगा फिर उसका एप्लीकेशन होता है। जो पाठ योजना के प्रारंभ में जब प्रस्तुतिकरण प्रारंभ होता है तो जो शिक्षक प्रश्न पूछता है उन प्रश्नों को डेवलपमेंटरी क्वेश्चन या विकासात्मक प्रश्न कहते हैं, और उन्हीं विकासात्मक प्रश्नों या डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस के माध्यम से जो छात्राध्यापक होता है धीरे धीरे अपने पाठ को आगे बढ़ाता है। सो हियर इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डेवलपमेंटरी क्वेश्चन या विकासात्मक प्रश्नों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर 106, प्रश्न संख्या 106 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज ड्यूरेशन ऑफ साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, अच्छा अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के एक चक्र की अवधि है, जो एक चक्र या एक साइकिल की अवधि जो है माइक्रो टीचिंग की या सूक्ष्म शिक्षण की कितनी है? योर ऑप्शंस आर ए 6 मिनट, बी 12 मिनट, सी 18 मिनट्स या डी 36 मिनट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया है कि इंडियन कंडीशंस में जो माइक्रो टीचिंग होती है, जो सूक्ष्म शिक्षण होती है, सूक्ष्म शिक्षण के लिए जो ड्यूरेशन निर्धारित किया गया है, जो समय निर्धारित किया गया है वो 6 मिनट नहीं है, 12 मिनट नहीं है, 18 मिनट नहीं है, दैट इज 36 मिनट्स, 36 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। So in this way,
इस प्रकार से हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है, डी विकल्प है, वह सही है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के लिए भारतीय परिवेश में 36 मिनट से 36 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, प्रश्न संख्या 107 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों। द क्वेश्चन इज प्रॉब्लमैटिक कंडीशन और प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल। अर्थात समस्यात्मक प्रश्न या समस्याग्रस्त स्थिति निम्नलिखित में से किस कौशल का एक अनिवार्य घटक है। योर ऑप्शंस आर ए ब्लैक बोर्ड यूज स्किल या श्यामपट्ट प्रयोग कौशल, बी रीइंफोर्समेंट स्किल या पुनर्बलन कौशल, सी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल या उद्दीपन परिवर्तन कौशल, एंड डी है इंट्रोडक्शन स्किल या प्रस्तावना कौशल। तो प्रिय विद्यार्थियों, ब्लैक बोर्ड यूज स्किल या ब्लैक बोर्ड यूजिंग स्किल या जिसको हम लोग श्यामपट्ट प्रयोग कौशल कहते हैं, उसमें श्यामपट्ट का सही से प्रयोग कैसे किया जाए, अक्षर कैसे लिखे जाएं, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के तरीके क्या हैं, अक्षरों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, उसके कंपोनेंट हैं। दूसरा है रीइंफोर्समेंट स्किल या पुनर्बलन कौशल। तो पुनर्बलन कौशल में भी छात्रों को किन प्रश्नों पे या किस स्टेटमेंट पे, किस कथन पे पुनर्बलन देना चाहिए, रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, इसके बारे में रीइंफोर्समेंट स्किल में सिखाया जाता है। तीसरा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल या स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। यहाँ पर भी अलग अलग स्टिमुलस के द्वारा छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो उपयुक्त की जो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों स्किल हैं, इसमें कहीं भी समस्याग्रस्त स्थिति या समस्यात्मक प्रश्न नहीं आता है। समस्यात्मक प्रश्न आता है इंट्रोडक्शन स्किल में या प्रस्तावना कौशल में, जब बालक या छात्राध्यापक जो है बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछता है, प्रारंभ करता है और धीरे धीरे उसको नवीन ज्ञान से जोड़ता है, तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर समस्यात्मक प्रश्न आता है, अर्थात बालक या छात्र जो है उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो उसी को हम लोग समस्यात्मक प्रश्न कहते हैं। और वहीं से जो है एक्सप्लेन करते हुए जो छात्राध्यापक होता है अपना उद्देश्य कथन कहता है या स्टेटमेंट ऑफ एम्स कहता है, और उसके बाद अपने प्रकरण को पढ़ाना प्रारंभ करता है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, जो समस्याग्रस्त स्थिति या समस्यात्मक प्रश्न है वह किस कौशल का अनिवार्य घटक है, वह इंट्रोडक्शन स्किल या प्रस्तावना कौशल का एक अनिवार्य घटक है। प्रस्तावना कौशल में, इंट्रोडक्शन स्किल में पहले हम बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं और धीरे धीरे उसको नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं, और जब नवीन ज्ञान से जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो कहीं न कहीं कोई एक ऐसा प्रश्न आता है जो बालक के लिए नया होता है, जिसका उत्तर वो नहीं दे पाता, उसी प्रश्न को हम प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस या समस्यात्मक प्रश्न कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, प्रश्न संख्या 108 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। द क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। जब टेक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की टेक्सोनॉमी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने 3 डोमेन के बारे में अध्ययन किया है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा एक संज्ञानात्मक डोमेन या संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, एंड योर ऑप्शंस आर ए नॉलेज या ज्ञान, बी कंप्रिहेंशन या अवबोध, सी एनालिसिस या विश्लेषण, एंड डी रिसीविंग या ग्रहण करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप सभी लोगों ने कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को पढ़ा होगा, तो सबसे लोवेस्ट जो होता है नॉलेज लेवल, फिर कंप्रिहेंशन लेवल, उसके बाद एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन ये आते हैं। तो नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एनालिसिस ये सभी जो है वो संज्ञानात्मक डोमेन के पार्ट्स हैं, हिस्से हैं। लेकिन जो रिसीविंग है या ग्रहण है क्या है, ये अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। तो इस तरह से देखा जाए, भावात्मक पक्ष का उद्देश्य होता है रिसीविंग या ग्रहण करना, और यहाँ पे प्रश्न है कि संज्ञानात्मक डोमेन का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो वो डी, रिसीविंग या ग्रहण करना जो है संज्ञानात्मक डोमेन का हिस्सा नहीं है। सो इन दिस वे हियर डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 109, प्रश्न संख्या 109, द लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज, अर्थात संज्ञानात्मक उपलब्धि का निम्नतम स्तर है। अभी हम लोग जिस कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं, तो वहीं से यह भी प्रश्न है। योर ऑप्शंस आर एप्लीकेशन लेवल या अनुप्रयोग स्तर, नॉलेज लेवल या ज्ञान स्तर, अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन लेवल या अवबोध स्तर, एंड एनालिसिस लेवल या विश्लेषण स्तर। ध्यान दीजिए, प्रश्न है कि संज्ञानात्मक उपलब्धि का निम्नतम स्तर कौन सा है। अर्थात जो कॉग्निटिव डोमेन है, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, उसमें जो उद्देश्य बनाए जाते हैं या जो
स्तर है, लेवल है, उसमें सबसे नीचे वाला निम्नतम स्तर कौन सा है, लोवेस्ट लेवल कौन सा है, लोवेस्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है। तो एप्लीकेशन लेवल हायर लेवल का है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल भी हायर का है, एनालिसिस भी हायर का है। जो सबसे नीचे होता है विद्यार्थियों क्या होता है, नॉलेज लेवल या ज्ञानात्मक। तो नॉलेज, देन उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे जो लोवेस्ट लेवल हुआ वो क्या हुआ, नॉलेज लेवल। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो नॉलेज लेवल या ज्ञान स्तर होता है या ज्ञानात्मक स्तर होता है वो संज्ञानात्मक उपलब्धि का सबसे निम्नतम स्तर होता है। सो हियर इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Now the next question, the question number 110 is on your screen. The question is, which of the following is not a domain of Bloom's taxonomy? अर्थात निम्नलिखित में से कौन ब्लूम के वर्गीकरण के का क्षेत्र नहीं है। जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है उसमें जो डोमेन है उन डोमेन में से कौन सा एक पक्ष नहीं है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं, योर ऑप्शंस आर ए कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, बी अफेक्टिव या भावात्मक, सी साइकोमोटर या मनोचालक, एंड डी इज ऑब्जेक्टिव या उद्देश्यात्मक। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के डोमेन है, जो 3 डोमेन है उसमें फर्स्ट है संज्ञानात्मक, सेकंड अफेक्टिव एंड थर्ड वन इज मनोचालक या साइकोमोटर डोमेन। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक या कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये तीनों जो है डोमेन जो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी के हैं। जो फोर्थ वन है ऑब्जेक्टिव या उद्देश्यात्मक, यही जो है ब्लूम के वर्गीकरण का क्षेत्र नहीं है। सो हियर इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा क्योंकि यही जो है ब्लूम के वर्गीकरण के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, प्रश्न संख्या 111, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण की जो प्रदर्शन विधि है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, वह है ए स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड या छात्र केंद्रित विधि, बी टीचर सेंटर्ड मेथड या शिक्षक केंद्रित विधि, सी सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड या विषय केंद्रित विधि, एंड डी इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेथड या योग्यता केंद्रित विधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है या शिक्षण की प्रदर्शन विधि है, यह क्या है, छात्र केंद्रित है, शिक्षक है, विषय है, योग्यता केंद्रित है। तो ध्यान दीजिए, जब हम कक्षा में डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन का कार्य कौन करता है, टीचर करता है, शिक्षक करता है, जो पढ़ा रहा होता है वही डिमॉन्स्ट्रेशन करता है। और यदि वही डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बच्चों का सहयोग नहीं लिया जा रहा है, तो पूरी की पूरी जो है वो जो विधि होती है डिमॉन्स्ट्रेशन की विधि, वो क्या हो जाएगी, चूंकि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक इन्वॉल्व है तो वह क्या हो जाएगा, टीचर सेंटर्ड मेथड या शिक्षक केंद्रित विधि हो जाएगी। तो इस तरह से जब एक्टिविटी कराते हैं तब वो छात्र उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, टीचर के द्वारा किया जाता है, तो वह पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड मेथड या शिक्षक केंद्रित विधि हो जाती है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Now the next question, question number 112, प्रश्न संख्या 112, the types of tests on the basis of expression are, अर्थात अभिव्यक्त के आधार पर परीक्षण के प्रकार हैं। एक्सप्रेशन के आधार पर या अभिव्यक्त के आधार पर परीक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं। योर ऑप्शंस आर ए ओरल टेस्ट या मौखिक परीक्षण, बी रिटन टेस्ट या लिखित परीक्षण, सी प्रैक्टिकल टेस्ट या प्रयोगात्मक परीक्षण, डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभिव्यक्त या एक्सप्रेशन के आधार पर यह देखा जाए तो यदि बालक सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से किसी प्रश्न का जवाब देता है तो ऐसे परीक्षण को हम ओरल टेस्ट या मौखिक परीक्षण कहते हैं। यदि बालक लिख करके उत्तर बताता है तो उसको हम रिटन टेस्ट या लिखित परीक्षण कहते हैं। और तीसरा है, यदि बालक कोई प्रयोग करके, कोई एक्टिविटी करके जो प्रश्न का उत्तर देता है तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल टेस्ट या प्रयोगात्मक परीक्षण कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए अभिव्यक्त या एक्सप्रेशन के आधार पे जो टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, परीक्षण के प्रकार हैं, उसमें मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षण तीनों आता है। सो हियर इन दिस वे द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, यह सही होगा क्योंकि अभिव्यक्त के आधार पर परीक्षण को मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षण या ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट, इन तीनों में डिवाइड किया जा सकता है। Now the next question, question number 113, प्रश्न संख्या 113, the first step in conducting an experiment is to, अर्थात जब हम कोई प्रयोग करने जाते हैं तो प्रयोग संचालित करने हैं तो पहला स्टेप या पहला चरण क्या होता है, ये प्रश्न है। योर ऑप्शंस आर ए फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन या निष्कर्ष का निर्धारण करना, बी कलेक्शन ऑफ डेटा या आंकड़ों का संग्रहण करना, सी इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा या आंकड़ों की व्याख्या करना, एंड डी इज फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या कोई हम प्रयोग करने जा रहे हैं
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, निष्कर्ष नहीं निकालेंगे क्योंकि फार्मूलेशन ऑफ कंक्लूजन तो सबसे लास्ट का स्टेप है, कलेक्शन ऑफ डेटा भी बीच का स्टेप है, और कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद का स्टेप है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा या आंकड़ों की व्याख्या। सबसे पहले जब हमको कोई प्रयोग करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो हम क्या करते हैं, संभावित समाधान जो हो सकते हैं किसी समस्या के या जो भी हमारा उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य के जो संभावित समाधान हो सकते हैं उसका अनुमान लगाते हैं। दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस फार्मूलेशन या परिकल्पना का निर्माण करना। तो किसी भी प्रयोग को संचालित करने के पूर्व जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण करना। सो हियर इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों वह सही होगा। किसी भी एक्सपेरिमेंट या प्रयोग को संचालित करने का जो पहला चरण होता है वो होता है परिकल्पना का निर्माण करना और फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, प्रश्न संख्या 114 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इसेंशियल पार्ट और पार्ट्स ऑफ द डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग। अर्थात निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की परिचर्चा विधि का अवयव है या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब डिस्कशन के द्वारा टीचिंग किया जाता है या परिचर्चा के माध्यम से शिक्षण किया जाता है तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। आपके विकल्प हैं, पहला अ कंटेनेंट या एक कोई विषय वस्तु, बी ग्रुप मतलब कुछ समूह होते हैं, सी अ प्रॉब्लम एक समस्या होती है, डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप विद्यार्थियों को डिस्कशन के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से शिक्षण कीजिएगा, विद्यार्थियों को परिचर्चा डिस्कशन के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हम डिसाइड क्या करते हैं, जो हमारे पास एक कंटेंट होता है, विषय वस्तु होता है, उससे रिलेटेड कोई एक टॉपिक डिसाइड करते हैं। तो क्या होगा, टॉपिक डिसाइड करना है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि समस्या क्या है। जो हमारे पास विषय वस्तु है उसके लिए क्या समस्या है उसको निर्धारित करते हैं और उस समस्या से संबंधित कुछ हम ग्रुप बना देते हैं, समूह बना देते हैं, उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में दो मान लीजिए ग्रुप हम बना देते हैं और दोनों ग्रुप्स के द्वारा इस पर डिस्कशन कराया जाता है, परिचर्चा कराई जाती है। तो इस तरह से देखा जाए परिचर्चा विधि में किसी एक विषय वस्तु का होना जरूरी है, उससे संबंधित एक समस्या होती है और उस विषय वस्तु और समस्या पे कम से कम दो समूहों के बीच डिस्कशन होता है या परिचर्चा होती है। तो इस तरह से शिक्षण की परिचर्चा विधि के जो कंपोनेंट हैं वो कंटेंट भी है, ग्रुप्स भी है, प्रॉब्लम भी है, अर्थात ऑल ऑफ द एबव। हियर डी ऑप्शन यहाँ पे जो है, डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। उपरोक्त सभी जो है उत्तर ये सही होगा। कंटेंट भी जरूरी है, ग्रुप्स भी जरूरी है और प्रॉब्लम अर्थात समस्या, समूह और विषय वस्तु, तीनों अवयव हैं परिचर्चा विधि के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 115, प्रश्न संख्या 115, हु डेवलप्ड कोन ऑफ एक्सपीरियंस फॉर प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स। अर्थात शिक्षण सहायक सामग्री के उपयुक्त प्रयोग हेतु अनुभव संघ को किसने विकसित किया। प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। Your options are A. Morrison, B. Edgar Dale, C. Kilpatrick and D. Robert Koch। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अनुभव संकुल है, जो शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग हेतु अनुभव संकुल या कोन ऑफ एक्सपीरियंस का निर्माण हुआ है, उसको विकसित करने का श्रेय मॉरिसन को नहीं, किलपैट्रिक को नहीं, रॉबर्ट कोच को नहीं, बल्कि एडगर डेल साहब को जाता है। एडगर डेल ने कोन ऑफ एक्सपीरियंस या अनुभव संकुल को विकसित किया और अनुभव संकुल को इसलिए विकसित किया जिससे कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयुक्त प्रयोग किया जा सके। सो इन दिस वे हियर द आंसर इज एडगर डेल डेवलप्ड कोन ऑफ एक्सपीरियंस फॉर प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स। सो इन दिस वे हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Now the next question, the question number 116, प्रश्न संख्या 116 आपकी स्क्रीन पर। The question is SSST, that is simulated social skill training was developed by। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण या SSST को किसने विकसित किया, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। योर ऑप्शंस आर ए रॉबर्ट मेगर, बी क्रुक शैंग, सी रॉथ कॉर्फ एंड डी गिलबर्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो SSST या सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग है, इसको विकसित करने का श्रेय किसको है, रॉबर्ट मेगर को नहीं, रोथकॉर्फ को नहीं, गिलबर्ट को नहीं, बल्कि क्रुक शैंग साहब ने SSST या सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग का विकास किया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Now the next question, the question number 117, प्रश्न संख्या 117, when does a pupil teacher do statement of aim in the class while teaching a lesson plan। अर्थात पाठ योजना पढ़ाते समय एक छात्राध्यापक उद्देश्य कथन कब करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। एंड योर ऑप्शंस आर अ व्हेन स्टार्टिंग अ लेसन प्लान, अर्थात पाठ योजना को जब
छात्राध्यापक आरंभ करता है पाठ्य योजना आरंभ करते समय। बी आफ्टर द जनरल एम्स सामान्य उद्देश्य के पश्चात। सी जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना पूर्ण होते ही। एंड डी ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट, अर्थात उपरोक्त सभी सही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पाठ्य योजना पढ़ाते समय जो छात्राध्यापक उद्देश्य कथन कहता है या जो स्टेटमेंट ऑफ एम होता है वो कब कहता है, ये प्रश्न है। हमने पूर्व में भी चर्चा किया कि जब हम इंट्रोडक्शन स्किल में प्रस्तावना के प्रश्न जब पूछ रहे होते हैं, जब बालक को हम उसके पूर्व ज्ञान से, प्रीवियस नॉलेज से नए ज्ञान या न्यू नॉलेज की तरफ लेकर आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे एक समय आता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन या समस्यात्मक प्रश्न। और जब समस्यात्मक प्रश्न आता है तो उस समस्यात्मक प्रश्न का उत्तर देते हुए छात्राध्यापक उद्देश्य कथन कहता है और उस दिन के प्रकरण को डिसाइड करता है, टॉपिक को डिसाइड करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो पाठ्य योजना पढ़ाते समय छात्राध्यापक उद्देश्य कथन कब करता है? व्हेन स्टार्टिंग लेसन प्लान गलत है, आफ्टर द जनरल एम्स भी गलत है, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना जब पूर्ण होता है तो प्रस्तावना का जो अंतिम चरण होता है उसमें जो छात्राध्यापक होता है वो स्टेटमेंट ऑफ एम या उद्देश्य कथन करता है। सो हियर इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Now the next question, the question number 118, प्रश्न संख्या 118 आपकी स्क्रीन पर। The types of tests on the basis of nature are, अर्थात प्रकृति के आधार पर परीक्षण के प्रकार हैं। And your options are A achievement टेस्ट या निबंधात्मक परीक्षण, B डायग्नोस्टिक टेस्ट या वस्तुनिष्ठ परीक्षण, C both of the above उपरोक्त दोनों, and D none of the above उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, the types of tests on the basis of nature या प्रकृति के आधार पर जो परीक्षण के प्रकार हैं उसमें पहला है अचीवमेंट टेस्ट या निबंधात्मक परीक्षण जिसको हम लोग कहते हैं संप्राप्त परीक्षण कहते हैं, और दूसरा है डायग्नोस्टिक टेस्ट या जिसको हम लोग निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, अचीवमेंट टेस्ट नहीं है बल्कि क्या होगा निबंधात्मक परीक्षण अर्थात जिसको हम लोग एसे टाइप टेस्ट कहते हैं, एसे टाइप टेस्ट या निबंधात्मक परीक्षण, और दूसरा डायग्नोस्टिक नहीं बल्कि क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो ध्यान दीजिए ए ऑप्शन जो है निबंधात्मक परीक्षण या एसे टाइप टेस्ट, दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण या जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, और तीसरा है बोथ ऑफ द एबव या उपरोक्त दोनों, एंड चौथा है उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रकृति के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर जो टाइप ऑफ टेस्ट हैं वो दो होते हैं। पहला होता है निबंधात्मक परीक्षण या एसे टाइप टेस्ट, और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द एबव वह जो है सही होगा। प्रकृति के आधार पर परीक्षण के जो प्रकार हैं वो दो होते हैं, ए एसे टाइप टेस्ट या निबंधात्मक परीक्षण, और दूसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षण या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन अब कर लीजिएगा। ए ऑप्शन है एसे टाइप टेस्ट या निबंधात्मक परीक्षण, बी है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या वस्तुनिष्ठ परीक्षण, और सी है बोथ ऑफ द एबव या उपरोक्त दोनों, और यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 119, प्रश्न संख्या 119। द क्वेश्चन इज व्हाई इज कंटेंट एनालिसिस इसेंशियल प्रायर टू द लेसन प्लानिंग। ध्यान दीजिए, पाठ योजना बनाने से पहले विषय वस्तु विश्लेषण क्यों आवश्यक है। हम सभी लोग जब पाठ योजना बनाते हैं, लेसन प्लान लिखते हैं या बनाते हैं तो उसके पहले कंटेंट एनालिसिस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं विषय वस्तु विश्लेषण करते हैं। तो आखिर कंटेंट एनालिसिस करते क्यों हैं, विषय वस्तु विश्लेषण करते क्यों हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा होता है, उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपके विकल्प हैं ए टू अंडरस्टैंड द लेसन अर्थात पाठ को समझने के लिए, जो कंटेंट है जो पाठ है उसको समझने के लिए, दूसरा है टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल इन द कंटेंट टू मेक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ध्यान दीजिए, विषय वस्तु में निहित संभावनाओं को जानने के लिए ताकि अनुदेशात्मक उद्देश्य बनाए जा सके। ध्यान दीजिए कि जो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं या विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं या जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, उसकी कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाशने के लिए हम कंटेंट एनालिसिस या विषय वस्तु विश्लेषण करते हैं। और उसी में हम क्या करते हैं, जब हम कंटेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम टीचिंग पॉइंट्स या शिक्षण बिंदु का भी निर्धारण करते हैं। और तीसरा है टू प्रिपेयर बेटर सपोर्ट मटेरियल, अच्छी सहायक सामग्री बनाने हेतु। तो जब हम कंटेंट की एनालिसिस करते हैं, विषय वस्तु का विश्लेषण करते हैं, पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, टीचिंग पॉइंट्स निर्धारित करते हैं, तो उसी समय हम
टीचिंग एड्स का भी निर्धारण करते हैं कि हम इस अमुक पाठों को या अमुक प्रकरण को पढ़ाने के लिए किस किस टीचिंग एड्स, किस किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं या किसका किसका हम प्रयोग करेंगे। हम मॉडल यूज करेंगे, हम चार्ट यूज करेंगे, हम लाइव स्पेसिमेन यूज करेंगे। इन सब का निर्धारण भी करने में हमें कंटेंट एनालिसिस या विषय वस्तु विश्लेषण मदद करता है। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, अर्थात पाठ को समझने के लिए, विषय वस्तु में इन संभावनाओं को जानने के लिए, ताकि अनुदेशात्मक उद्देश्य बनाए जा सके और अच्छी सहायक सामग्री बनाने हेतु इन सभी के में हमारा जो विषय वस्तु विश्लेषण होता है वो सहायक होता है। सो हियर इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो कंटेंट एनालिसिस होता है, कंटेंट एनालिसिस हमारी मदद करता है इन अंडरस्टैंडिंग द लेसन, इन अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल इन द कंटेंट टू मेक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड आल्सो इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बेटर सपोर्ट मटेरियल। सो हियर इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, प्रश्न संख्या 120 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्शन वर्ब ऑफ नॉलेज, या निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान की क्रियापद है या क्रिया सूचक शब्द है। जब हम सभी लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात की थी तो उसमें जो पहला कॉग्निटिव डोमेन था, उस कॉग्निटिव डोमेन में जब हम कॉग्निटिव डोमेन या संज्ञानात्मक पक्ष के जब हम उद्देश्यों की बात करते हैं तो सबसे लोवेस्ट जो आता है वो नॉलेज लेवल आता है। अब नॉलेज लेवल के लिए कौन कौन से एक्शन वर्ब हो सकते हैं, क्रियापद हो सकते हैं या क्रियासूचक शब्द होते हैं, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। आपके विकल्प हैं ए नॉलेज या ज्ञान, बी रिकॉल या प्रत्यास्मरण, सी रिकॉग्निशन या प्रत्याभिज्ञान एंड डी बोथ बी एंड सी, अर्थात बी और सी दोनों। तो प्रिय विद्यार्थियों, नॉलेज लेवल के लिए जो एक्शन वर्ब है, जो क्रिया सूचक शब्द हैं, क्रियापद है, वो नॉलेज नहीं है, बल्कि क्या है, रिकॉल या प्रत्यास्मरण है, रिकॉग्निशन या प्रत्याभिज्ञान है। रिकॉग्निशन मीन्स पहचानना, तो प्रत्याभिज्ञान, रिकॉल मीन्स उसको याद कर पाना, तो दैट इज प्रत्यास्मरण। तो इस तरह से यहाँ पे बी एंड सी बोथ। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज प्रोपाउंडर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर मेथड इज, अर्थात जो प्रश्नोत्तर विधि है शिक्षण की, उस प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक हैं या प्रोपाउंडर हैं, कौन है? योर ऑप्शंस आर ए सोक्रेट्स या सुकरात, बी अरिस्टोटल या अरस्तु, सी एपिस्टोलॉजी एंड डी फ्रोबेल। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नोत्तर विधि या क्वेश्चन एंड आंसर मेथड्स ऑफ टीचिंग के जो प्रोपाउंडर हैं, जो उसके प्रवर्तक हैं, वो कौन है? फ्रोबेल नहीं, एपिस्टोलॉजी नहीं, अरस्तु नहीं, बल्कि सुकरात जी हैं, सोक्रेट्स है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Now the next question, the question number 122। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 122 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें आपको ढेर सारे मैटर मिलते हैं इस प्रश्न में। द क्वेश्चन इज, मिलान कीजिए मैच द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स। आपका जो पहला कॉलम है उसमें कुछ टीचिंग मेथड्स दिए गए हैं और दूसरा जो दिया गया है उसमें किसने उसको दिया है वो दिया गया है। जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड या अनुसंधान विधि किसने दिया, प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि किसने दिया, प्रोग्राम लर्निंग या अभिक्रमित अधिगम किसने दिया, और ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या साखी अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया है। ये कॉलम ए में है और जो नाम है एन ए क्राउडर, बी एफ स्किनर, किलपैट्रिक और आर्मस्ट्रांग, ये कॉलम बी में है। और आपके जो ऑप्शंस हैं, ए है पहले का, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, बी है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सी है फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड वन, एंड डी इज फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैच करते हैं, मिलान करते हैं। पहला जो ह्यूरिस्टिक मेथड है या अनुसंधान विधि है, इसको किसने दिया है? दैट इज गिवन बाय आर्मस्ट्रांग। दूसरा प्रोजेक्ट मेथड, इसको किसने दिया है? किलपैट्रिक साहब ने दिया। प्रोग्राम लर्निंग या अभिक्रमित अधिगम किसने दिया? बी एफ स्किनर ने दिया। और ब्रांची प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या साखी अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया है? एन ए क्राउडर या नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया। तो इस तरह से देखा जाए जो ऑप्शंस हमारे बन रहे हैं, दैट इज पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, फिर तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो हियर द सी ऑप्शन जो है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यह सही है। सो इन दिस वे हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ह्यूरिस्टिक मेथड इज गिवन बाय आर्मस्ट्रांग, प्रोजेक्ट मेथड इज गिवन बाय किलपैट्रिक, प्रोग्राम लर्निंग इज गिवन बाय बी एफ स्किनर एंड ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय नॉर्मन ए क्राउडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, प्रश्न संख्या 123, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ अ टेस्ट इज अ वैलिड, इट, अर्थात यदि कोई परीक्षण वैध है तो यह होगा। योर ऑप्शंस आर बी रिलायबल या विश्वसनीय होगा, बी नॉट नेसेसरी टू बी रिलायबल, अर्थात आवश्यक नहीं है कि वह विश्वसनीय हो, सी हैज नो रिलेशनशिप विद रिलायबिलिटी, अर्थात इसका विश्वसनीयता से कोई संबंध नहीं, एंड डी हैज वेरी पुअर रिलायबिलिटी, और उसकी बहुत कम विश्वसनीयता होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों,
हम लोगों ने जब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में चर्चा किया था तो उसमें देखा गया था कि कोई भी परीक्षण तभी वैलिड होता है, तभी वैध होता है जब वह रिलायबल भी हो। अर्थात वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी का होना एक आवश्यक शर्त होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो बी ए ऑप्शन है वह विश्वसनीय होगा, यह सही उत्तर है, क्योंकि कोई भी परीक्षण वैध तभी होता है जब वह क्या हो, रिलायबल हो। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। किसी भी परीक्षण की वैधता के लिए उसका विश्वसनीय होना क्या है, एक आवश्यक शर्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द क्वेश्चन नंबर 124, प्रश्न संख्या 124, मेथड्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, अर्थात विधि में निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें समाहित होती हैं। जो मेथड या विधि की बात करते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न है। योर ऑप्शंस आर ए, इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया होती है। जो मेथड एक प्रक्रिया होती है। बी, इट मेक्स वर्क इजी, किसी भी मेथड के द्वारा जो कार्य होता है वो सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। सी, इट मेक्स टास्क इफेक्टिव, यह कार्य को प्रभावी बनाता है। एंड डी, ऑल ऑफ द एबव, या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम किसी मेथड्स का अनुसरण करते हैं, किसी विधि का अनुसरण करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कोई भी विधि या मेथड एक प्रोसेस के रूप में होती है। उससे हमारा काम आसान या सुगम हो जाता है और उससे हमारा काम जो होता है, जो वर्क होता है, चाहे शिक्षण कार्य देख लिया जाए तो जब हम किसी टीचिंग मेथड्स का यूज करते हैं तो उससे हमारा टीचिंग क्या होता है, इफेक्टिव हो जाता है, सुगम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। Now the next question, question number 125. It is very important question. The question is, micro teaching is a सूक्ष्म शिक्षण है एक, क्या है माइक्रो टीचिंग? योर ऑप्शंस आर ए, टीचिंग टेक्निक या शिक्षण तकनीक है। बी, लर्निंग मेथड या अधिगम विधि है। सी, ट्रेनिंग टेक्निक या प्रशिक्षण तकनीक है। डी, ऑल ऑफ द अबव, या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप सभी लोगों ने माइक्रो टीचिंग की डिफिनीशंस पढ़ी होगी, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा पढ़ी होगी, तो उसमें पढ़ा होगा कि माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक, इट इज नॉट अ टीचिंग टेक्निक, इट इज नॉट अ लर्निंग टेक्निक, इट इज अ ट्रेनिंग टेक्निक। यह क्या है, प्रशिक्षण की तकनीक है माइक्रो टीचिंग। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, प्रश्न संख्या 126, द टाइप ऑफ टेस्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन आर, अर्थात निर्माण के आधार पर परीक्षणों के प्रकार हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन या निर्माण के आधार पर परीक्षणों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, ये प्रश्न है। और आपके ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं। ए, अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, या जिसको हम लोग अप्रमाणीकृत परीक्षण कहते हैं। और दूसरा होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, या जिसको हम लोग मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण कहते हैं। तीसरा है बोथ ऑफ द एबव, उपरोक्त दोनों। एंड चौथा है डी, नन ऑफ द एबव, या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब निर्माण के आधार पे और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइप्स ऑफ टेस्ट की बात करते हैं, परीक्षण के प्रकार की बात करते हैं, तो एक होता है अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या अप्रमाणीकृत परीक्षण, और दूसरा होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या मानकीकृत परीक्षण। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, बोथ ऑफ द एबव या उपरोक्त दोनों, यह सही विकल्प है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, प्रश्न संख्या 127 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो क्वेश्चन इज, करिकुलम मीन्स, पाठचर्या से तात्पर्य है। जो करिकुलम या पाठचर्या का क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस आर ए, वनली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, केवल सैद्धांतिक विषयों से। बी, वनली क्लासरूम एजुकेशनल एक्टिविटीज, केवल कक्षा कक्ष की शैक्षिक गतिविधियां या क्रियाकलाप। सी है फॉर्मल इंटरेक्शंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, शिक्षकों और छात्रों के मध्य औपचारिक अंतःक्रिया से। डी, होल स्कूल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, या विद्यालय का संपूर्ण जीवन। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या सही उत्तर होगा? करिकुलम या पाठचर्या के इससे क्या तात्पर्य है? उसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का नॉलेज तो होता ही होता है, क्लासरूम एजुकेशनल एक्टिविटीज भी होता है, और फॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स भी होता है। इसके अलावा बालक विद्यालय की चार दीवारी के अंदर जितनी भी क्रियाकलाप करता है, सारे की सारी एक्टिविटीज करिकुलम के अंतर्गत या पाठचर्या के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बालक के जो विद्यालय का संपूर्ण जीवन होता है, या होल स्कूल लाइफ ऑफ स्टूडेंट जो होता है, वह उसका करिकुलम होता है, वह उसका पाठचर्या होता है। विद्यालय के अंदर, विद्यालय की चार दीवारी के अंदर जो बालक का संपूर्ण जीवन होता है, वह उसके करिकुलम या पाठचर्या का एक अंग होता है, पार्ट्स होता है, पाठचर्या में वह समाहित होता है। तो इस तरह से हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, प्रश्न संख्या 128 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच वाज प्रोपाउंडेड बाय द ब्रूनर, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। योर ऑप्शंस आर ए, स्पाइरल अप्रोच, या सर्पिल या चक्राकार या कुंतल उपागम। बी है कंसेंट्रिक या केंद्रीय उपागम। सी है क्रोनोलॉजिकल या कालक्रम उपागम। एंड डी है
कोरिलेशन अप्रोच या सहसंबंध उपागम। तो प्रिय विद्यार्थियों, ब्रूनर जी के द्वारा जिस उपागम को प्रतिपादित किया गया दैट इज नोन एज स्पाइरल अप्रोच या सर्पिल या चक्राकार या कुंतल उपागम। तो स्पाइरल अप्रोच या सर्पिल या चक्राकार उपागम जो है उसका विकास किसने किया? ब्रूनर साहब ने किया। तो इन दिस वे हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्पाइरल करिकुलम अ कंसेप्ट वाइडली एट्रीब्यूटेड टू जेरोम ब्रूनर, अर्थात जेरोम ब्रूनर ने स्पाइरल करिकुलम का कंसेप्ट दिया। इट रिफर्स टू करिकुलम डिजाइन इन विच की कंसेप्ट्स आर प्रेजेंटेड रिपीटेडली थ्रू आउट द करिकुलम बट विद डिपेंडिंग लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। अर्थात कोई भी विषय है, कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक को बार बार बालक को पढ़ाया जाता है। जैसे कक्षा 6 में कुछ पढ़ाया गया, फिर उससे हायर लेवल कक्षा 7 में, फिर उससे हायर लेवल कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है उसी टॉपिक से संबंधित बातों को। होता क्या है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, उसकी गहराई जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे बालक ऊपर की कक्षा में बढ़ता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या उसकी गहराई, उसकी डीपनिंग जो है उस टॉपिक का, उस विषय का बढ़ता जाता है, लेकिन उसके बारे में वो पढ़ता हर कक्षा में है। तो वो होता है स्पाइरल करिकुलम या सर्पिल पाठ्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 129। प्रश्न संख्या 129। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? एक अच्छा उपलब्धि परीक्षण हम किसे कहेंगे या एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट किसे कहेंगे, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उससे संबंधित ये प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिनिष्ठता का गुण, ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता का गुण, वैलिडिटी या वैधता का गुण, एंड डी है रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता का गुण। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एक अच्छा उपलब्धि परीक्षण जिसको हम मानेंगे, जिसको एक गुड अचीवमेंट टेस्ट मानेंगे, वह रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीयता का गुण उसमें हो, उसमें वैलिडिटी या वैधता का भी गुण हो, उसमें ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता का गुण हो, लेकिन उसमें व्यक्तिनिष्ठता के गुण नहीं होने चाहिए। सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट की सबसे बड़ी कमी उसमें क्या होता है, सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, व्यक्तिनिष्ठता अधिक होती है और ये सब चीज़ें कम होती हैं। लेकिन एक अच्छा उपलब्ध परीक्षण उसी को माना जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिविटी या वैलिडिटी या रिलायबिलिटी अधिक से अधिक हो और सब्जेक्टिविटी जो है कम से कम हो, अर्थात जिसमें व्यक्तिनिष्ठता की विशेषता नहीं हो, उसी परीक्षण को हम एक अच्छा उपलब्ध परीक्षण कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 130। प्रश्न संख्या 130। द एम ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। प्रिय विद्यार्थियों, रिमेडियल टीचिंग की जाती है, उपचारात्मक शिक्षण किए जाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव या उसका एम या उसका उद्देश्य क्या होता है? योर ऑप्शंस आर मेजरिंग स्टूडेंट्स एरर्स, विद्यार्थियों की त्रुटियों का मापन करना, बी है पॉइंट आउट स्टूडेंट्स एरर्स या विद्यार्थियों की त्रुटियों को इंगित करना, सी है इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स एरर्स, विद्यार्थियों की त्रुटियों का मूल्यांकन करना, डी करेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एरर्स या विद्यार्थियों की त्रुटियों का सुधार करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने रिमेडियल टीचिंग पढ़ी हो, उपचारात्मक शिक्षण पढ़ा हो, तो आपको याद होगा कि रिमेडियल टीचिंग करने के पूर्व हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं, और निदानात्मक परीक्षण करके हम बालक की कमियां क्या क्या हैं, उसके अंदर त्रुटियां कहाँ कहाँ हैं, उसको हम इंगित करते हैं, उसको खोजते हैं। तो मेजरिंग स्टूडेंट्स एरर्स या पॉइंट आउट ऑफ स्टूडेंट्स एरर्स, ये दोनों चीज़ें जो है हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स एरर्स, विद्यार्थियों की त्रुटियों का मूल्यांकन भी हम कैसे करते हैं, जब हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है, जब डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लिया जाता है, बालक की त्रुटियों को खोज लिया जाता है, उसको इंगित कर लिया जाता है, उसके उपरांत बालक की कमियों को दूर करने के लिए, उसकी त्रुटियों में सुधार लाने के लिए हम क्या करते हैं, रिमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, करेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एरर्स से विद्यार्थियों की त्रुटियों का सुधार करना, इट इज द राइट ऑप्शन। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 131। द क्वेश्चन इज विच इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। वस्तुनिष्ठ परीक्षण या वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या फिर जिसको हम लोग मानकीकृत परीक्षण कहते हैं, बी है टीचर मेड टेस्ट या जिसको हम लोग अध्यापक निर्मित परीक्षण कहते हैं, सी है उपर्युक्त दोनों या बोथ ऑफ द एबव, एंड डी इज उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार कौन सा है, अर्थात वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार कौन सा है या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कौन सा, और जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से मानकीकृत परीक्षण और अध्यापक निर्मित परीक्षण ये दोनों है। तो ध्यान दीजिए,
वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण तो अध्यापक निर्मित परीक्षण या टीचर में टेस्ट नहीं होता है। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट या मानकीकृत परीक्षण है उसको हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट कह सकते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो मानकीकृत परीक्षण होता है वह वस्तुनिष्ठ परीक्षण का एक प्रकार होता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 132, प्रश्न संख्या 132। द क्वेश्चन इज द टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूज आर, अर्थात उपयोग के आधार पर परीक्षण के प्रकार होते हैं। एंड योर ऑप्शंस आर, ए अचीवमेंट टेस्ट या संप्राप्त परीक्षण या उपलब्ध परीक्षण, बी डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण, सी बोथ ऑफ द एबव एंड डी नन ऑफ द एबव। तो प्रिय विद्यार्थियों, उपयोग के आधार पर जो टाइप ऑफ टेस्ट होता है उसमें एक अचीवमेंट टेस्ट होता है, संप्राप्त परीक्षण होता है जहां पे हम बालक की उपलब्धियों का पता लगाते हैं। दूसरा है डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण जहां पे हम बालक के जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को या उन बालक की कमियों का या बालक की त्रुटियों को हम उजागर करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से उपयोग के आधार पर परीक्षण के जो प्रकार हैं, संप्राप्त परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण। सो हियर द बोथ ऑफ द एबव, द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोथ ऑफ द एबव या उपरोक्त दोनों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, प्रश्न संख्या 133 आपकी स्क्रीन पर। द यूज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज टू इवैल्यूएट, अर्थात संप्राप्त परीक्षण या उपलब्ध परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? एंड योर ऑप्शंस आर, ए नॉलेज या ज्ञान के मापन के लिए, बी अंडरस्टैंडिंग या बोध के मापन के लिए, सी स्किल्स या कौशल के मापन के लिए, डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी के मापन के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग हम नॉलेज या ज्ञान के मापन के लिए कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग या बोध के मापन के लिए भी कर सकते हैं और साथ साथ स्किल्स या कौशल के मापन के लिए भी किया जा सकता है। सो हियर इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों, फ्रीमैन ने कहा है, फ्रीमैन का स्टेटमेंट है कि शैक्षिक संप्राप्ति वो परीक्षण है जिसे किसी विशेष विषय या विषयों के समूह में ज्ञान, बोध या कौशलों के मापन के लिए बनाया गया है। तो फ्रीमैन की डिफिनेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो उसके अनुसार ज्ञान का मापन, बोध का मापन और कौशलों का मापन उपलब्ध परीक्षण या संप्राप्त परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 इज ऑन योर स्क्रीन, प्रश्न संख्या 134। ऑप्शंस, क्वेश्चन है चूज करेक्ट रिलेशनशिप, सही संबंध चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं, ए पहला जो रिलेशनशिप है वो समेटिव इवैल्यूएशन या योगात्मक मूल्यांकन होता है एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन या शैक्षिक सत्र के अंत में। दूसरा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या संरचनात्मक मूल्यांकन शैक्षिक सत्र के दौरान या ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन। तीसरा है समेटिव इवैल्यूएशन या ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन, दैट इज योगात्मक मूल्यांकन शैक्षिक सत्र के दौरान। चौथा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इन द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन या संरचनात्मक मूल्यांकन जो है शैक्षिक सत्र के अंत में होता है। आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें कह रहा है कि ए में ओनली वन है या मीन्स केवल एक सही है, बी कह रहा है ओनली टू या केवल दो सही है, सी कह रहा है कि 1 और 2 या 1 और 2 दोनों सही है, डी कह रहा है 3 और 4 दैट इज 3 और तीसरा और चौथा दोनों सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। जो समेटिव इवैल्यूएशन या योगात्मक मूल्यांकन होता है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। यह हमेशा कब होता है? जब कोई कोर्स समाप्त होता है, जब सेशन समाप्त होता है तो एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन या शैक्षिक सत्र के अंत में हम क्या करते हैं? समेटिव इवैल्यूएशन या योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। जबकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है फॉर्मेशन या सुधार या कंस्ट्रक्शन, और ये कब किया जाता है? शैक्षिक सत्र के बीच में, शैक्षिक सत्र के दौरान हम बीच बीच में बालक का जो मूल्यांकन करते हैं वो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है और उसका उद्देश्य होता है कि बालक की कमियों को बालक की कमियों को इंगित करते हुए उसमें सुधार लाना। अर्थात फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या संरचनात्मक मूल्यांकन ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन किया जाता है, शैक्षिक सत्र के दौरान किया जाता है, जबकि समेटिव इवैल्यूएशन एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन या योगात्मक मूल्यांकन शैक्षिक सत्र के अंत में करते हैं। जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है इसका उद्देश्य होता है प्रमाण पत्र देना, डिग्री देना, जबकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य होता है सुधार लाना। तो यहाँ पे जितने विकल्प दिए गए उन सभी में से जो सी ऑप्शन है कि 1 और 2 ये जो है एकदम सही है, और यहाँ पे जो तीसरा और चौथा है गलत है। समेटिव इवैल्यूएशन शैक्षिक सत्र के दौरान नहीं होता है, फॉर्मेटिव शैक्षिक सत्र के अंत में भी नहीं होता है। सो हियर द ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। समेटिव इवैल्यूएशन एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन होता है, योगात्मक मूल्यांकन शैक्षिक सत्र के अंत में होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन या
और संरचनात्मक मूल्यांकन शैक्षिक सत्र के दौरान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। ब्लैक बोर्ड राइटिंग इज अ श्यामपट्ट लेखन है। जो श्यामपट्ट पे हम लिखते हैं वह क्या है? योर ऑप्शन आर एन ऑडियो एड, एक श्रव्य साधन है, बी एन विजुअल एड, एक दृश्य साधन है, एंड सी ऑडियो विजुअल एड, एक दृश्य साधन है, एंड सी डी ऑल ऑफ द अबव या उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, ब्लैक बोर्ड राइटिंग या श्यामपट्ट लेखन, श्यामपट्ट पे जो कुछ भी लिखते हैं वह एक ऑडियो एड नहीं है, श्रव्य साधन नहीं, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता है, ऑडियो विजुअल भी नहीं है, श्रव्य और दृश्य नहीं है क्योंकि उसमें से आवाज़ नहीं आती, बल्कि क्या हुआ, एक विजुअल एड है, दृश्य साधन है। जो कुछ भी हम श्यामपट्ट का प्रयोग करके श्यामपट्ट पे लिखते हैं, श्यामपट्ट पे चित्र बनाते हैं, वो सब क्या है, एक दृश्य साधन का कार्य करता है, विजुअल एड का कार्य करता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोगों ने आज की क्लास में, इस वीडियो में 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न जो है आपका जो तैयारी चल रही है, आपकी जो परीक्षा चल रही है, आपके परीक्षा में ये मददगार साबित होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, वे भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, आसानी से ढूंढ करके देख पाएँ, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन सभी ऑप्शंस में से आप ऑल के ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस, इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. Thanks for watching. Thanks to all of you. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।